बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ SK21। तो गायनी का पेपर सॉल्व करते हैं विच इज़ द लीस्ट फेवरेट पेपर। 30-year-old प्रेग्नेंट पेशेंट जिसको माइल्ड वजाइनल ब्लीडिंग है। तो मैंने बताया था कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में वजाइनल ब्लीडिंग हो तो उसके 3 डिफरेंशियल्स होते हैं। एक मोलर प्रेगनेंसी होता है, दूसरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है और तीसरा होता है मिस कैरेज या अबॉर्शन होता है। अब देखो उसका बीटा CG रेज्ड है, उसने खुद बता दिया है कि पार्शल मोल है। तो रट्टा मार लेना मोलर प्रेगनेंसी के लिए, कोरियोकार्सिनोमा के लिए और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए, इन तीनों के लिए मीथोट्रेक्सेट इस्तेमाल करते हैं। एंड व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? आंसर इज़ दिस इज़ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर। इसके बाद एक फ़ीमेल है जिसको हाइपर एंड्रोजेनिज्म है। जब भी फीमेल्स में हाइपर एंड्रोजेनिज्म हो यानी इसको हिर्सुटिज्म हो, एक्नी हो, इसके साथ पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो और लास्ट में ओलिगोमिनूरिया हो, तो आपने कहाँ पे जाना है? PCOS में जाना है। ठीक हो गया। अब PCOS में कहते हैं कि वो इनिशियल एंड द फर्स्ट टेस्ट। एक बात रट्टा मार लेना, अगर वो पूछे इनिशियल या सबसे पहला टेस्ट तो वो हार्मोनल प्रोफाइल है, लेकिन यहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशन और चॉइस है। तो रट्टा मार लेना, फर्स्ट टेस्ट इज़ हार्मोनल प्रोफाइल एंड द इन्वेस्टिगेशन और चॉइस इज़ अल्ट्रासाउंड, क्योंकि इसी के अंदर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज मिलती होती है। इसके बाद 13 वीक्स प्रेग्नेंट पेशेंट है, उसको दोबारा पर वजाइनल ब्लीडिंग होना शुरू हो गया है। यानी मेरे वही 3 डिफरेंशियल बनते हैं, मोलर प्रेगनेंसी, मिस कैरेज और तीसरा आ जाएगा आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब इसमें देखो कोई फीटल हार्ट बीट नहीं है, तो कौन सा नेक्स्ट टेस्ट करवा लेंगे आप? एक बात रट्टा मार लेना कि ओप्स के अंदर ना जो 90% इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वो अल्ट्रासाउंड होती है। क्लियर? क्योंकि इसी में आपको फाइंडिंग मिलती है। अब यहाँ पे अल्ट्रासाउंड बेस्ट कौन सा होगा? TVS, ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड होगा, बिकॉज दिस इज़ द डायग्नोसिस ऑफ मिस कैरेज। ट्रांस एब्डोमिनल के बजाय ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड ज़्यादा बेहतर होता है। इसके बाद 35-year-old पेशेंट जो कि पैरिटी 10, 35 साल की उम्र में 10 बच्चे, ये सिर्फ CPSP ही ऐसा सवाल बना सकता है। पता नहीं, शायद पॉसिबल होता होगा, माजरत। प्रेजेंट विद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जब हो रही है जब वो वेट की लिफ्टिंग कर रही है, डैट मीन्स इसको क्या होना शुरू हुआ है? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो चुकी है। जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है। दिस इज़ द स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए ब्लेडर डायरी इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? एंड द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर इनकॉन्टिनेंस इज़ यूरोडायनेमिक फ्लोमेट्री। तो ब्लेडर डायरी एक सिंपल टेस्ट होता है जिसके अंदर आप रिकॉर्ड रखते हैं 3 से लेकर 7 दिन का, कि उनकी ब्लेडर की हैबिट्स क्या है, किस टाइम पे इनका यूरिन लीक हो गया था। क्लियर? कि कौन सी एक्टिविटीज़ से इनका यूरिन लीक हो जाता है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की निशानी यही है कि इसमें जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, फॉर एग्जांपल कफिंग, स्नीजिंग, एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग, तो उसमें इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलती है। एक पेशेंट जिसको चेस्ट पेन है, MI, या तो रट्टा मार लेना, हर किसी के हर इन्फार्क्शन के अंदर कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है सिवाय CNS के, जिसमें लीकोफेक्टिव नेक्रोसिस होती है। इसके बाद एक पेशेंट PPI ले रहा है और उसको वाइटिश लीगन हो चुकी है। अब वाइटिश लीगन कैंडिडियासिस हो चुका है जिसके लिए कीटोकोनाजोल ली गई है। और रट्टा मार लेना कि जब एक ड्रग यूज़ कर रहे हैं और दूसरे ड्रग का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो गया है, तो या तो वो इंड्यूसर हो सकती है या मेटाबॉलिक इनहिबिटर हो सकती है। अब इसमें देखो कीटोकोनाजोल का लेवल कम है, इसका मतलब है कीटोकोनाजोल का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है। वाई? बिकॉज PPI ने क्या ये 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो PPI इंड्यूसर है या फिर PPI ने एसिडिक इन्वायरमेंट को ही कम कर दिया है। तो बेस्ट आंसर इस एसिडिक इन्वायरमेंट को कम कर दिया है। अब PPI इंड्यूसर नहीं है बल्कि PPI इनहिबिटर्स होते हैं। अगर ये इनहिबिटर वाला काम करता तो कीटोकोनाजोल का लेवल तो बढ़ना चाहिए था। 45-year-old मैन जिसको लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिज्म है, जब भी अल्कोहलिक पेशेंट है जिसको सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, तो आपने एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में जाना है। और उसमें कौन सी होती है? पैरेनकाइमा की बात करें तो उसमें पैरेनकाइमा की लिकोफेक्टिव होती है, लेकिन जो पेरी पेनक्रियाटिक टिश्यू है उसकी फैट नेक्रोसिस देखने को मिलती है। अब देखो आपके पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें मेल और फीमेल पॉपुलेशन के ग्रुप्स बनाया है और हर ग्रुप में से आपने सैंपल उठाया है। अगर ग्रुप्स बनाए और हर ग्रुप में से इंडिविजुअली सैंपल लिया जाए, दिस इज़ द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। लेकिन अगर मैं पूरा का पूरा ग्रुप ही उठा लूँ तो उसको क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इज थिलार्की फॉलोड बाय एड्रीनार्की फॉलोड बाय मिनार्की। क्लियर? सही हो गया। 25-year-old फीमेल जिसका C-सेक्शन हुआ था, C-सेक्शन के बाद उसको हैवी वजाइनल ब्लीडिंग होना शुरू हो चुकी है, यानी उसको पोस्टपार्टम हैमरेज होना शुरू हो चुका है। अब पोस्टपार्टम हैमरेज में सबसे पहले, अब देखो ये सारे ऑप्शन बन सकते हैं। उसने पूछा फर्स्ट मैनेजमेंट क्या होती
होती है? तो आंसर इज़ यूट्राइन मसाज। वैसे सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप कॉल फॉर हेल्प और रिससिटेट, मेंटेन ABCDE करते हैं। तो PPH की क्या मैनेजमेंट होती है, यानी ये एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है। तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्स इसमें आप यूट्रस की बाई मैनुअल मसाज करते होते हैं, IV फ्लूइड देते हैं, यूट्रोटोनिक एजेंट है जिसमें ऑक्सीटोसिन, सिंटोसिनॉन बोलते हैं, एर्गोमेट्रिन, कार्बाप्रोस्ट, क्लियर, ये इस्तेमाल होते हैं। सपोर्ट और ट्रांसएमिक एसिड, ओके, इंजेक्शन ट्रांसएमिन, ये तो कभी नहीं भूल सकते। सपोर्टिव मेजर्स के अंदर आप जो टेयर्स है यूट्रस के अंदर उसको ट्रीट करते हैं, ब्लीडर को एम्प्टी करते हैं ताकि यूट्रस क्या हो सके, फर्म हो सके, और यूट्रस को खाली कर देते हैं। लेकिन अगर नहीं ठीक हो रहा, दोबारा बाई मैनुअल कंप्रेशन, वही ऊपर वाली मसाज आ गया, उससे ना ठीक हो रहा तो यूट्रस में बैलून इंसर्ट करते हैं या एंटी शॉक गारबेंट्स है, और लास्ट में आप हिस्ट्रेक्टमी वगैरह या यूट्राइन आर्टरी या इंटरनल इलिक आर्टरी की एम्बोलाइजेशन भी कर सकते हैं। फीमेल पेशेंट है, उसकी बेरियाट्रिक सर्जरी हुई है, वो कंसीव करना चाहती है, तो क्या हो सकता है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। वाई बेरियाट्रिक सर्जरी में ना आपके जो वाइटामिन और मिनरल्स ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, ख़ास तौर पर फोलेट एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, क्योंकि बेरियाट्रिक सर्जरी में जो प्रॉक्सिमल जुजिनम है आपने उसको बाईपास कर दिया है, और जुजिनम के अंदर B9 की एब्जॉर्प्शन देखने को मिलती है। जब B9 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा कंसेप्चुअल MCQ था। 30-year-old फीमेल पेशेंट ग्रेविड 2 पैरा 1 है, एमरजेंसी में आई है विद लेबर पेन्स। अब इसका इंटरनल ऑस 7 सेंटीमीटर डायलेटेड है, फुल होता है 10 सेंटीमीटर पे, क्लियर। अब देखो, अब पर वजाइनल एग्जामिनेशन पर बच्चे के ऑर्बिटल रिजेस, एंटीरियर फंटिनेली और नेजल ब्रिज पाल्पेबल हो रहे हैं, तो आपने प्रेजेंटेशन पहचाननी है। ये MCQ पढ़ के मुझे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट गोइंग टू द गायनोकोलॉजी फील्ड, ओके, लेकिन ह्यूज रिस्पेक्ट टू द गायनोकोलॉजिस्ट। तो 4 तरह की प्रेजेंटेशन होती है। जो मेन प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन का मतलब है वो पार्ट फीटस का जो पेल्विक इनलेट को ओवरलाई करेगा, दिस इज अ प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंट करता है नॉर्मली केफेलिक प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन अगर उसके बटक्स करे तो वो ब्रीच कहते हैं। अब ये ना ही कि फैली का ना ही ब्रीच है, अब इसमें से ये ब्रो या फेस में से है, तो इसमें से निशानी रट्टा मार लेना। ब्रो के अंदर क्या होगा, ब्रो में आपको एंटीरियर फोंटेनैली होगा, ऑर्बिटल रिजिस हो गए, जस्ट अपने हाथ लगाओ अपने एंटीरियर फोंटेनैली को, अपने ऑर्बिटल रिजिस को, अपने नाक को। जबकि फेस के अंदर क्या होगा, यानी अगर मैं सिंपल कहूँ, जो अपर हाफ या हेड है अगर वो प्रेजेंट कर रहा है तो वो ब्रो है, और अगर लोअर फेस प्रेजेंट कर रहा है जिसमें माउथ, नोज़, चिन आता है, मैलर बोन आती है, तो ये होती है फेस प्रेजेंटेशन। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। 30-year-old पेशेंट जो कि इमरजेंसी में आई है, जिसका BP कम है, कार्डिक आउटपुट भी कम है, और सेंट्रल वीनस प्रेशर भी कम है। नॉर्मली CVP बढ़ जाता होता है, लेकिन इसमें CVP कम हो गया, इसका मतलब प्री लोड कम हो चुका है, तो ये हाइपोवोलेमिक या हैमरेजिक शॉक है। तो ये 4 तरह के शॉक होते हैं, हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक, ऑब्स्ट्रक्टिव में पल्मोनरी एम्बोलिज्म, टेंशन, हीमोथोरैक्स, कार्डिक टेम्पोनाट आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव में भी 3 आ जाते हैं, उसमें आपका कौन कौन से आते हैं, न्यूरोजेनिक, सेप्टिक और एनाफाइलैक्टिक शॉक आ जाता है। अब रट्टा मार लेना, हाइपोवोलेमिक शॉक में जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ये होती है कि इसमें CVP कम हो जाता है। कार्डियोजेनिक शॉक में CVP बढ़ जाता है, क्लियर, ठीक हो गया। और जो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में भी CVP बढ़ जाता होता है, ठीक हो गया, क्लियर। यानी ये कार्डियोजेनिक जैसे ही प्रेजेंट करते होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव में रट्टा मार लेना कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव में जो आपकी कार्डिक आउटपुट है वो बढ़ जाती होती है, क्लियर, और आपकी जो वैस्कुलर रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। बाकी सब में बेस डेफिसिट आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता होता है कि बेस डेफिसिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है ड्यू टू लैक्टिक एसिडोसिस। इसके बाद एक पेशेंट को मलिगेंसी हो चुकी है, इसमें एक ट्यूमर है जिसका लॉस ऑफ फंक्शन है, तो रट्टा मार लेना। और उनको जीन से अगर कैंसर कराना है तो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, और ट्यूमर सप्रेसर जीन की लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, तो रट्टा मार लेना। गवर्नर ऑफ ट्यूमर प्रोग्रेशन, तो आंसर इज P53। गार्डियन ऑफ जीनोम, गवर्नर ऑफ ट्यूमर प्रोग्रेशन, अच्छा ये रट्टा मार लेना। जो गवर्नर ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोम है, और जो गार्डियन ऑफ जीनोम है, जो उन्होंने गार्डियन ऑफ जीनोम की बात की है, ओके। वैसे ऊपर कहता है कि गवर्नर ऑफ ट्यूमर प्रेजेंटेशन, फजूल MCQ CPSP के जो हम पढ़ते थे रोबिन के अंदर, गार्डियन ऑफ जीनोम इज़ P53 एंड द गवर्नर ऑफ प्रोलिफरेशन इज़ रेटिनोब्लास्टोमा। P53 रेटिनोब्लास्टोमा को कंट्रोल करता है, ना कि रेटिनोब्लास्टोमा P53 को कंट्रोल करता है। अब हार्ट के अंदर वाइट इन्फाक्शन होता है या कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, और जो वाइट इन्फाक्शन होता है उसको पेल या एनीमिक इन्फाक्शन भी कहते हैं, और ये आर्टीरियल ओक्लूजन की वजह से होता है।
तो हेमरेज दो तरह का होता है, रेड इन्फाक्शन होता है, वाइट इन्फाक्शन दो तरह का होता है, रेड होता है जिसको हेमरेज कहते हैं, वाइट होता है जिसको पेल या एनीमिक कहते हैं। जो रेड वाला होता है ये उन ऑर्गन्स में होता है जिनकी डबल या डुअल ब्लड सप्लाई होती है, वीनस ओक्लूजन की वजह से होता है। एंड यू कैन रिमेंबर बाय द निमोनिक LITS, एल फॉर लीवर, आई फॉर नहीं LIT, एल फॉर लीवर और लंग, आई इंटेस्टाइन, टी से टेस्टिस। और जो पेल इन्फेक्शन होता है वो हार्ट, किडनी और स्प्लीन में देखने को मिलता है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको पेनफुल फ्लक्चुएंट स्वेलिंग है, रट्टा मार लेना फ्लक्चुएंट स्वेलिंग। और तो ये निशानी होती है एब्सस की, और जहाँ पे भी एब्सस मिले तो आपने क्या लगा देना है, ट्रीटमेंट इज इंसियन ड्रेनेज। और इसने कल्चर में बताया गया कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड क्लस्टर, तो ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में देखने को मिलता होता है। नेक्स्ट इज 18 ईयर ओल्ड फीमेल जिसको ईजी ब्रूजिंग है यानी और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। देखो उसका ब्लीडिंग टाइम भी प्रोलॉन्ग है, तो ये प्लेटलेट का मसला है, लेकिन प्लेटलेट का काउंट नॉर्मल है, तो उसने ITP को तो रूल आउट कर दिया, तो ये वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ ही हो सकता है। ठीक हो गया, अगर वो मोस्ट कॉमन यही हो सकता है। अब आप पूछ रहे होगे बर्नार्ड सोलियर क्यों नहीं हो सकता? यस, बर्नार्ड सोलियर में भी प्लेटलेट थोड़े से कम हो जाते हैं, क्लियर। और ग्लैंसमैन के अंदर तो प्लेटलेट जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। बेस्ट आंसर इज वॉन विलिब्रेंट डिजीज़। तो वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ में वॉन विलिब्रेंट फैक्टर डेफिशिएंट होता है जो कि प्लेटलेट के एडिशन कराता है, फैक्टर राइट को भी स्टेबलाइज करता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव मिलती है, मेल्स और फीमेल्स दोनों को इन्वॉल्व करता है। पेशेंट को म्यूकोकुटेनियस ब्लीडिंग होती है क्योंकि प्राइमरी हीमोस्टेसिस ख़राब है, साथ में ब्लीडिंग टाइम के ज़्यादा होने के साथ APTT टाइम भी ज़्यादा होगा बिकॉज फैक्टर 8 इज स्टेबलाइज बाय वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। तो ये आपने याद रख लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर? तो 3 ही होते हैं प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर, मेनली इस मल्टीपल माइलोमा। इसके अलावा और क्या होता है मल्टीपल माइलोमा के अलावा? वाल्डनस्टोम, मैक्रोग्लोबिनिमिया और लास्ट में मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटर्मिनेट सिग्निफिकेंस। क्या फजूल बातें हैं। मल्टीपल माइलोमा में क्रैप क्राइटेरिया होता है, इसका निमोनिक पूछा है तो C फॉर हाइपर कैल्सीमिया, R फॉर रीनल प्रॉब्लम, A फॉर एनीमिया और B फॉर बोन पेन या बोन लीजन। तो हाइपर कैल्सीमिया बोन की डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है बिकॉज ये जो ट्यूमर्स होते हैं इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस करते हैं। R फॉर रीनल फेलियर बिकॉज ऑफ लाइट चेन डेपोजिशन और हाइपर कैल्सीमिया की वजह से। एनीमिया इज ड्यू टू बोन मैरो फिल्ट्रेशन इनफिल्ट्रेशन, और बोन्स में लिटिक पंच आउट लीजन्स होती है ड्यू टू ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेशन। 28 ईयर ओल्ड वुमेन जिसको हाई ग्रेड फीवर और मलेस आफ्टर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो रट्टा मार लेना फीवर कराने वाला इंटरल्यूकिन 1 होता है, लेकिन अगर ये सूडोमोनास की बात करें तो आंसर इज TNF अल्फा। एक पेशेंट है जिसका शॉर्ट स्ट्रक्चर है, अपर और लोअर लिम्ब छोटे है लेकिन ट्रंक नॉर्मल है, तो ये कॉन्ड्रोप्लेजिया है जिसमें लिम्ब्स छोटे हैं और इसमें पैटर्नल एज से एसोसिएटेड होता है। और मोस्ट कॉमन काज ऑफ शॉर्ट लिम्ब डवार्फिज्म, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है कॉन्ड्रोप्लेजिया, क्लियर। इसके बाद है 55 ईयर ओल्ड डायबिटिक पेशेंट जिसको पेन और नंबनेस हो रही है ऑन द सोल ऑफ फुट एंड वीकनेस इन द, देखो सोल ऑफ फुट और वीकनेस इन टो फ्लेक्शन, तो ये दोनों फंक्शन होती है टिबियल नर्व के, क्लियर। और यानी ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की बात कर रहे हैं, तो पोस्टीरियर टिबियल पल्स एब्सेंट है तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी अफेक्टेड होती है। क्या फजूल हमसे क्यों था। 25 ईयर ओल्ड मैन जिसने ट्यूबरकुलिन टेस्ट करवाया, PPD टेस्ट जिसको बांटोस टेस्ट भी कहते हैं, या फिर उसको हम प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट भी कहते हैं, उसमें ड्यूरेशन 48 आवर्स के बाद चेक करते हैं। तो ये जो होती है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, इसमें CD4 हेल्पर T सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट इस किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, उसको PPD का टेस्ट किया गया है, इन ड्यूरेशन 15 मिलीमीटर की आई है, तो रट्टा मार लेना जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं उनमें 48 आवर्स के बाद इन ड्यूरेशन 15 से अगर पॉजिटिव 10 से अगर ज़्यादा हो तो वह पॉजिटिव होती है। तो रट्टा मार लेना कि अगर कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है तो इन ड्यूरेशन 10 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव बताता है। पॉजिटिव का मतलब है कि TB का कॉन्टैक्ट हो चुका है। एक पेशेंट को एनीमिया है और जॉन्डिस है, डैट मीन्स पेशेंट को हिमोलिटिक एनीमिया है, सफीरोसाइट्स है, डैट मीन्स हेरिडेटरी सफीरोसाइटोसिस है, स्पेक्ट्रिन जीन की म्यूटेशन देखने को मिलती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। कन्फ्यूजन एटेक्सिया निस्टैग्मस, दिस इज कॉल्ड वार्निकीज एन्सेफलोपैथी, अल्कोहलिक्स में होता है, B1 थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। 25 ईयर ओल्ड मैन जिसको फीवर है, हेडेक है और नेक स्टिफनेस है, मतलब मेनिंजाइटिस है, CSF के अंदर ग्लूकोज कम है, प्रोटीन ज़्यादा है और WBC ज़्यादा है, न्यूट्रोफिल्स है। दिस इज द पायोजेनिक मेनिंजाइटिस विच इज़ मोस्टली काज बाय स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन। तो रट्टा मार लेना बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर WBCs ज़्यादा होते हैं, न्यूट्रोफिल ज़्यादा होते हैं, ग्लूकोज का लेवल कम होता है, प्रोटीन सब में ही ऑलमोस्ट रेज होती है। वायरल के अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, ग्लूकोज नॉर्मल होता है। TB या फंगस के अंदर ग्लूकोज कम और लिम्फोसाइट्स देखने को मिलते हैं।
सिफिलिस वाला पेशेंट है, डिफ़िकल्टी वॉकिंग है, लाइटनिंग पेन इन द लेग्स और यूरिनरी ड्रिबलिंग, यानी ये न्यूरोसिफिलिस है, टेप्स डोर्सालिस है। ठीक हो गया। और टेप्स डोर्सालिस क्यों होता है? ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक लॉस ऑफ ब्लैडर एंड दिस इज ड्यू टू टर्शियरी सिफिलिस या न्यूरोसिफिलिस। तो जो यूरिनरी सिम्पटम्स होती है, यूरिन की ड्रिबलिंग हो रही है। यूरिन की ड्रिबलिंग क्यों हो रही है? बिकॉज लोअर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज हो चुके हैं, S2 S3 S4 वाले। क्लियर। तो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो जाती है। क्लियर। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। दिस इज द टेप्स डोर्सालिस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। एक फीमेल एक बेबी को डिलीवर किया है जिसमें एब्डोमिनल कंटेंट बाहर एब्डोमेन के और वो अपनी लाइफ में नहीं जा सके, और वो कंटेंट की कवरिंग है। देखो, अगर ये कंटेंट्स बाहर होते और ये कवर होते हैं तो ये अम्फैलोसील है, और अगर ये कवर नहीं होते तो ये गैस्ट्रोशाइसिस होता। मैकेनिज्म ऑफ आईओसीडी, तो आईओसीडी क्या करती है? इनहिबिट इम्प्लांटेशन, खास तौर पर कॉपर वाली सबसे पहले क्या करती है? स्पर्म्स को उड़ा देती है इन्फ्लेमेशन के ज़रिए। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे पढ़ लेते हैं, कॉपर वाली जो आईयूसीडी होती है वो लोकल इन्फ्लेमेशन करवा देती है। सही हो गया। यानी ये मैक्रोफेज को, ल्यूकोसाइट्स को, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को एक्टिवेट करती है, और ये क्या करते हैं? स्पर्म्स को उड़ा देते हैं, एग्स को उड़ा देते हैं, और अगर ये फिर भी फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ये इम्प्लांटेशन को इनहिबिट कर देते हैं। यानी ये मल्टी फंक्शनल कॉन्ट्रासेप्टिव है। Which are the following hormonal deficiencies responsible for early recurrent miscarriages? 3 या 3 से ज़्यादा मिसकैरेजेस हो जाए, और ये क्यों होते हैं? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। दैट इज़ वाई प्रोजेस्टेरॉन का प्रोड्यूस होना ज़रूरी है कार्पस लूटियम से, और ये प्रोड्यूस कौन करवाता है? बीटा एससीजी। क्लियर। जो उसके सिंसिटी और ट्रोफोब्लास्ट से प्रोड्यूस होता है। प्रेग्नेंट फीमेल है, 34 वीक्स पे आया, हिस्ट्री ऑफ हिमोलिटी डिजीज प्रीवियस बेबी को हुआ है। पहले बेबी तो बच जाता है लेकिन अगले वाले नहीं बच पाते, क्योंकि मदर RH नेगेटिव है, बेबी RH पॉजिटिव है। तो आपने टेस्ट करवाने हैं, डायरेक्ट कॉम टेस्ट और एंटीबॉडीज। ठीक हो गया, डायरेक्ट कॉम टेस्ट। क्लियर। और ये रट्टा मार लेना कि इस टेस्ट को बोलते हैं क्लियर बैडकर टेस्ट। इन PPH कौन सी आर्टरी अफेक्टेड होती है? जो कि यूट्रस को सप्लाई करती है। दिस इज यूट्राइन आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी एम्पुला और फैलोपियन ट्यूब में होती है। क्लियर। साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अच्छा नॉर्मल प्रेगनेंसी एम्पुला में होती है, लेकिन ये साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी एम्पुला ऑफ यूट्राइन ट्यूब। अच्छा, ये इम्प्लांटेशन की बात कर रहे हैं। ओके। फर्टिलाइजेशन वैसे एम्पुला में ही होती है। यंग गर्ल जिसका एस्ट्रोजन कम है, FSH भी कम है, डेट मीन्स दिस इज अ सेकेंडरी एमेनोरिया। ओके। सेकेंडरी हाइपोगोनेटिज्म, सेकेंडरी एमेनोरिया ज़्यादा अच्छा बात नहीं है, मतलब उसका FSH कम है, एस्ट्रोजन भी कम है, लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पेशेंट को सेकेंडरी हाइपोगोनेटिज्म है, विच इज़ कॉल्ड हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेटिज्म। क्लियर। तो ये प्राइमरी होता है। प्राइमरी हाइपोगोनेटिज्म इज कॉज्ड बाय टर्नर सिंड्रोम, जिसमें FSH का लेवल ज़्यादा होता है नेगेटिव फीडबैक के जरिए। अब पेशेंट प्रेजेंट विद मैसिव ब्लीड आफ्टर डिलीवरी 5 years बैक। अब उसको फटीग है, वीकनेस है, ऊपर लैक्टन का लेवल कम होना शुरू हो चुका है। दिस इज अ पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस, शी-हान सिंड्रोम। यंग फीमेल जिसका रिकरेंट सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन है, रट्टा मार लेना। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मिसकैरेजेस होते हैं वो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़ की वजह से होते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में वो एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम की वजह से होती है, और इसमें 3 एंटीबॉडीज होती है, ल्यूपस, एंटीकोआगुलेंट, एंटीकार्डियोलिपिन एंड एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर। और इसमें रिकरेंट आर्टीरियल वीनस थ्रोम्बोसिस देखने को मिलते हैं। 5 month ओल्ड बेबी अपने ही बर्थ पर ही वाज साइनोटिक। अच्छा, बर्थ पे टाइम पर साइनोसिस है, इम्प्रूव विद इन 10 minutes, लेकिन अब उसको रिकरेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। इट वर्सन व्हेन ही स्लीप। ओके, बस ये रट्टा मार लेना। साइनोसिस एट अ टाइम ऑफ बर्थ और TGA में देखने को मिलती है, और अगर ये साइनोसिस होती चाइल्डहुड में तो आंसर इज टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट। क्लियर। तो ये तो सिम्टम का पैटर्न है, इनिशियली साइनोसिस, फिर इम्प्रूवमेंट, फिर वर्सनिंग, तो ये TGA में देखने को मिलती होती है। बस रट्टा मार लेना। जो TGA है उसमें जो साइनोसिस इमीडिएट होती है, बर्थ के टाइम पे होती है, जबकि टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट के अंदर साइनोसिस चाइल्डहुड में देखने को मिलती है। पेशेंट प्रेजेंट विद प्राइमरी एमेनोरिया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्राइमरी एमेनोरिया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और हार्मोनल प्रोफाइल भी नॉर्मल है, लेकिन यूट्रस एब्सेंट, अपर वजाइना भी एब्सेंट है। तो 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है, या ये मुलेरियन एजेनेसिस है, विच इज़ कॉल्ड मेयर रोकिटन्स्की कस्टर होसल सिंड्रोम। सही हो गया। क्लियर। तो अब
दो ही पॉसिबिलिटी है। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए कैरियोटाइपिंग करानी होती है। अगर ये कैरियोटाइपिंग एक्स एक्स है तो ये मेयर ओकिटन्स्की कस्टर होसर सिंड्रोम है, सही हो गया, जिसके अंदर मुलेदिन एजेनेसिस होती है, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, अपर पार्ट ऑफ वजाइना नहीं बना सकती, और इसमें 46XX आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसमें ही रट्टा मार लेना, इसमें जो ओवरीज होते हैं वो फुली फंक्शनल होते हैं, डैट इज़ वाई पेशेंट का सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल होते हैं, क्लियर, लेकिन उनके वजाइना और यूट्रस एब्सेंट है, तो इसकी वजह से प्राइमरी एमेनोरिया होता है। ये लड़का भी हो सकता है, लेकिन उसमें कैरियोटाइप फिर XY हो जाएगा। 25-year-old गर्ल प्रेजेंटेड लोअर एब्डोमिनल पेन। अब उसको एब्डोमिनल मैस है जो कि अम्बलिकस तक गया, बट चेस्ट में मेटास्टेसिस भी गई हुई है, डैट मीन्स के पेशेंट को कोरियोकार्सिनोमा है, क्लियर, ठीक हो गया। यहाँ ओवेरियन ट्यूमर है, कोरियोकार्सिनोमा ही जाता है चेस्ट में, लेकिन हम ओवेरियन ट्यूमर मान लेते हैं, ओके क्लियर, क्योंकि ये हिस्टोपैथोलॉजी में ही पता लग सकता है कि ये कौन सा ओवरी का ट्यूमर है। तो ओवरी के ट्यूमर के लिए CA-125 कराते हैं, हालांकि मेरी मानो सबसे बेस्ट आंसर है कोरियोकार्सिनोमा, क्लियर। यंग गर्ल जो उसने मेंसेस से 14 ईयर्स पे स्टार्ट किया, लेकिन 16 पे रुक गया है, नहीं जल्दी प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर हो सकता है इस पेशेंट को। लेकिन इस पेशेंट का वजन देखो 39 kg है, बहुत ज़्यादा वजन कम है, और FSH का लेवल भी कम है। दिस माइट बी ड्यू टू एनोरेक्सिया नर्वोसा या कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, क्लियर, ठीक है। इसका वेट लॉस ज़्यादा है, BMI कम है, तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा की वजह से सेकेंडरी एमेनोरिया, लो FSH, ईस्ट्रोजन वगैरह सब चीज़ें आ सकती है, या फिर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी डिसफंक्शन की वजह से हो सकता है। एक प्रेग्नेंट फीमेल OPD में आई है, 35 वीक्स जेस्टेशनल एमेनोरिया, ओके, लेकिन प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके फंडल हाइट कम है, फंडल हाइट कम है, डेट मीन्स पेशेंट को ओलिगोमेनोरिया है। एंड ओलिगोमेनोरिया कहाँ से आ गया, ओलिगोहाइड्रोमनियास, ओके, ओलिगोहाइड्रोमनियास। मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मुझे चीज़ें भूल गई हैं। ओलिगोहाइड्रोमनियास, तो ओलिगोहाइड्रोमनियास की कॉजेज़ क्या होते हैं? असल में जो ओलिगोहाइड्रोमनियास है उसका मतलब है एमनियोटिक फ्लूइड कम है। एमनियोटिक फ्लूइड असल में फीटस का यूरिन ही होता है। अब ये क्यों कम है? क्योंकि या तो किडनी बनी नहीं है, या मल्टीसिस्टिक किडनी है, या फिर यूरिनरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन है, या फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, या प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है, या मदर ने एनसेड यूज़ किया है, या डेट ही ख़राब है, या पोस्ट डेट प्रेगनेंसी है, या प्री प्रोम है, लीक हो चुका है एमनियोटिक फ्लूइड, जिसको लाइकर कहते हैं, क्लियर। अब पेशेंट को एंडोमेट्रियल कैंसर है जिसमें सर्विक्स की इन्वॉल्वमेंट लेस देन 50% है, क्लियर। तो ये स्टेज कौन सी होगी? स्टेज वगैरह पढ़नी पड़ेगी आपको, क्लियर। तो स्टेज 1 का मतलब है कैंसर एंडोमेट्रियम में लोकलाइज है, स्टेज 2 का मतलब है सर्विक्स लेस देन 50% इन्वॉल्व हो चुका है, क्लियर, ठीक हो गया। तो जब भी कैंसर अपनी जगह से बाहर निकल गया है तो उसमें आपने सिर्फ उस जगह को रिमूव नहीं करना, बल्कि साथ वाले एरिया को भी निकालना है। तो टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी विद बायलैटरल साल्पिंजो ओवरेक्टमी ये भी आपको करनी पड़ेगी, क्लियर। तो बेस्ट आंसर इज मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेरेक्टमी। मैं तो चार्ली बोल रहा था, चार्ली तो जब कहेगा जब कैंसर लोकलाइज्ड हो एंडोमेट्रियम के अंदर, क्लियर। तो ये मॉडिफाइड करनी पड़ेगी, मतलब इसमें आपको सर्विक्स में निकालना पड़ेगा, लिम्फ नोड्स में निकालने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा टिश्यू निकालने पड़ेंगे। इसक्यू रेक्टल फोसा की जो मीडियल बाउंड्री होती है वो लिवेटर एनआई बनाता है, और लैटरल बाउंड्री इज फाउंड बाय पुडेंडल कैनाल और ऑब्चुलेटर इंटरनस मसल। तो इसके रेक्टल फोसा ये वो एरियाज़ होते हैं जो एनल कैनाल के लैटरली पड़े होते हैं। अब इसकी जो बेस होती है इस ट्राइंगल की वो सुपरफिशियल होती है, स्किन से बनती है। जो इसके एजेस होते हैं वो मीडियल और लैटरल वाल के मिलने से बनते हैं। अब मीडियल वाल स्लोपिंग होती है, एलिवेटर एनआई से बनती है, लैटरल वाल ऑब्चुलेटर इंटरनस मसल से बनती है। अब स्पर्म काउंट अकॉर्डिंग टू WHO तो ये 15 मिलियन होते हैं, पढ़ लेना अच्छे से। मैंने एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि कितना इजैकुलेट का वॉल्यूम होना चाहिए। आई थिंक 1.5 ml मैंने बताया था। नॉर्मल स्पर्म काउंट होना चाहिए 15 ml आपको देखने को मिलना चाहिए, क्लियर, सही हो गया। मॉर्फोलॉजी आई थिंक सो 4% थी, मोटिलिटी 32% थी, तो ये पढ़ के जाना। और अगर ये 15 मिलियन से कम हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड ओलिगो स्पर्मेटोजोआ, क्लियर। पेशेंट प्रेजेंट विद फीवर है, कॉन्स्टिपेशन है, ब्रेडिकार्डिया है, पेशेंट को टाइफाइड फीवर है। टाइफाइड फीवर आफ्टर फ्यू डेज ऑफ टाइफाइड इन्फेक्शन बैक्टीरिया गाल ब्लैडर में रहना पसंद करता होता है, लेकिन ये रट्टा मार लेना, अगर कैरियर है तो ये गाल ब्लैडर में रहेगा, लेकिन इन्फेक्शन वाली स्टेट में ये पेयर पैचेस में रहेगा, क्लियर। तो ये पेयर पैचेस ये वो साइट है जहाँ पे ये इन्फेक्शन की फॉर्म में रहता है। लेकिन अगर ये कैरियर की बात करता, आंसर इस गाल ब्लैडर। एक पेशेंट है जिसका होमोसिस्टिन का लेवल ज़्यादा है, मतलब पेशेंट को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है B9 या B12 की वजह से,
लेकिन मिथाइल मेलानिक एसिड का लेवल नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल है तो ये B9 है, अगर ये रेज्ड होता तो ये B12 की तरफ चला जाता। क्लियर। अब मसल के अंदर जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है वो डेस्मिन होता है, एपिथेलियम में कैराटिन होता है, कनेक्टिव टिश्यू में विमेंटिन होता है और न्यूरोफिलामेंट न्यूरॉन्स में देखने को मिलता है। हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है। क्लियर। बैसिलस एंथ्रेक्स रिएक्शन में लंग्स की वाइडनिंग हो जाती है, लंग्स की वाइडनिंग मीडियास्टिनम की वाइडनिंग होती है ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। ओके, ठीक हो गया। दिस इज कॉल्ड वूल सॉर्टर डिजीज। हेमरेजिक मीडियास्टिनाइटिस देखने को मिलता है, पल्मोनरी एंथ्रेक्स में देखने को मिलता है। एक पेशेंट का न्यूरोनल डीजनरेशन है, EEG पर ट्राउजिनस है, फ्रीक्वेंसी 4 से लेकर 17 है, तो ये थीटा वेव्स होती है। तो रट्टा मार लेना EEG की वेव्स। तो अगर बंदा अवेक है और आंखें बंद है तो ये अल्फ़ा वेव आती है, आंखें खुली है तो ये बीटा वेव आती है। लाइक अगर आप अलजेब्रा भी सॉल्व कर रहे हैं तो बीटा। जो स्लो वेव स्लीप की जो स्टेज 1 है N1 जिसको बोलते हैं, इसमें थीटा वेव आती है 4 से लेकर 7 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी। N2 में स्लीप स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, स्लीप स्पिंडल 12 से 14 और के कॉम्प्लेक्सेस हाई वोल्टेज बाईफेजिक वेव होती है। 3 और 4 में डेल्टा वेव्स आती है 0.5 से लेकर 4 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी। रट्टा मार लेना, डेल्टा वेव की फ्रीक्वेंसी कम और वोल्टेज ज़्यादा होता है। क्लियर। तो डीप स्लीप में, इन्फेंसी में, ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज़ में आपको कौन सी वेव देखने को मिलती है? आपको डीप या डेल्टा वेव देखने को मिलती है। मैराथन रनर आफ्टर 30 मिनट्स उसको वीकनेस और फटीग होना शुरू हो चुकी है और उसका कार्डिक आउटपुट कम और वीनस हार्ट रेट बढ़ गया है। ये क्यों बढ़ गया है? क्योंकि भागा होगा तो स्वेटिंग्स की वजह से क्या हो चुका होगा, फ्लूइड लॉस हो चुका होगा, प्री लोड कम तो वीनस रिटर्न कम हो गया होगा। एक पेशेंट थैलासीमिया मेजर का नॉन केस है, मैसिव ट्रांसफ्यूजन हुई है, तो मैसिव ट्रांसफ्यूजन की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन होगी? पेशेंट को हीमोक्रोमेटोसिस हो जाएगा। हीमोक्रोमेटोसिस से डायलेटेड फॉलोड बाय रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलती है। क्लियर। तो वैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, हीमोक्रोमेटोसिस की वजह से कार्डियोमायोपैथी होती है। हार्ट की हाइपरट्रॉफी में मायोसिन प्रोटीन डिफेक्टिव या ख़राब हो जाती है, ख़ास तौर पर हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में बीटा मायोसिन हैवी चेन और मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन सी, इनका मसला आपको देखने को मिलता होता है। इलास्टिन प्रोटीन ख़राब होती है विलियम सिंड्रोम में, मार्फन के अंदर फिब्रिलिन प्रोटीन ख़राब होती है। क्लियर। तो ये सब चीज़ें रट्टा मार लेना। क्रॉन्स डिजीज़ में जो ट्रांसफ़र ऑफ एंटीजन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इंटेस्टिनल ल्यूमेन टू द इम्यून सेल्स, यानी जो कौन से होते हैं जो एंटीजन को ट्रांसफ़र करते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं विच आर द M सेल्स। तो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं आपके जो इंटेस्टाइन में, उनको बोलते हैं M सेल्स, जिनको माइक्रोफोल्ड सेल्स कहते हैं। अभी ये पेयर पैचेस में होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वाला काम करते हैं। IBD में, क्रॉन्स डिजीज़ में हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। एक पेशेंट को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन 5 साल पहले था, अब उसको पेन है और LFT डिरेंज है, लेकिन जॉन्डिस नहीं है उसको, लेकिन सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है। डैट मीन्स उसका जो है स्टेटस एक्टिव स्टेटस है, वायरस रेप्लिकेट कर रहा है। ठीक हो गया, मतलब उसका वायरस रीएक्टिवेट हो चुका है, रेप्लिकेट कर रहा है उसका वायरस। इन एलर्जी हिस्टामिन कहाँ से रिलीज होता है? मास्ट सेल से, एंड दिस इज प्रोड्यूस बाय हिस्टाडीन की डीकार्बोक्सिलेशन और B6 चाहिए होता है। अल्ट्रासाउंड के अंदर एब्सेंट नेजल ब्रिजेज है, वाइडेंट मैक्सिलरी रीजन है, प्रोट्रूडिंग फीचर्स है, तो ये सारे डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं। और डाउन सिंड्रोम में आपको न्यूकल ट्रांसलूसेंसी, बीटा एसजी, पैप ए और इसके अलावा ट्रिपल ओ का ट्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं। पेशेंट ने थायराइड सर्जरी कराई है, उसको टैटिनी हो चुका है, टैटिनी है, टैटिनीज ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया, और हाइपोकैल्सीमिया की वजह से चॉपस्टिक और ट्रोजियो साइन देखने को मिलते हैं, सीजर्स, कार्पोपेडल स्पाज़म देखने को मिलता है। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी को बेस्ट डायग्नोज करने के लिए RBC फोलेट लेवल कराना है और B12 के लिए सीरम B12 लेवल्स कराने हैं। तो ये फ़र्क है इन दोनों का। एक फीमेल अपने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, लेकिन उसका प्रोलैक्टिन कम है और एंड्रोजन क्या है? ज़्यादा है। ओके, एंड्रोजन ज़्यादा है, तो पेशेंट को क्या हो चुका है? क्लियर। तो पेशेंट को क्या हो चुका है? पेशेंट को PCOS डेवलप हो चुका है। क्लियर। जब भी हाइपर एंड्रोजिनिज्म की बात हो, एंड्रोजन ज़्यादा हो, अच्छा अब उसका प्रोलैक्टिन क्यों कम हो चुका है? क्लियर। अब प्रोलैक्टिन इस वजह से कम हुआ है कि जो GnRH था उसको प्रोलैक्टिन ने इनहिबिट करना होता है, लेकिन इसमें GnRH और LH/FSH रेशो बढ़ जाती होती है। एक पेशेंट जिसको लोअर लिम्ब वीकनेस है और चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। ओके, लोअर लिम्ब की बात करें तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और अगर अपर लिम्ब और फेस की बात करें मिडल सेरिब्रल आर्टरी। एक पेशेंट ने सर्जरी 1 हफ्ते पहले कराई है, प्रेजेंट विद वुंड इन्फेक्शन, फुल स्मेली डिस्चार्ज एंड लोकल
इन्फ्लेमेटरी साइन है, ब्लड प्रेशर कम है, हार्ट रेट ज़्यादा है, मतलब पेशेंट को सेप्सिस की वजह से सेप्टिक शॉक हो चुका है, ओके, विच इज़ कॉल्ड टॉक्सीमिक शॉक, ओके। तो वोंड इन्फेक्शन विद अ फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज, तो ये बताता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि टॉक्सीमिक शॉक या सेप्टिक शॉक की वजह से हो सकता है। कौन सी एंटी रिथमिक ड्रग जो कि फटीग और टाइटनेस करवाती है, दिस इज़ ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म, और ये करवाती है एमिट्रियोन, ओके, आई थिंक सो बेस्ट आंसर इज़ एमिट्रियोन, मेरे ख्याल से तो एमिट्रियोन ही बनता है। फटीग और टायर्डनेस इसने सोटालोल लिख दिया है, ओके। सोटालोल भी बीटा ब्लॉकर है, ये भी हार्ट रेट को कम कर सकती है, इसने हार्ट रेट को कम कहा हुआ है क्या, ओके। एंटी रिदमिक ड्रग मान लेते हैं, ठीक है, हार्ट रेट को कम कर देती है, टायर्डनेस और वीकनेस करवा देती है, लेकिन मेरे ख्याल से बेस्ट आंसर इस एमिट्रियोन। फैक्टर रेट अवेलेबल नहीं है तो हीमोफीलिया वाले पेशेंट को क्या दोगे आप, क्रायो प्रेसिपिटेट दे दोगे, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आपको FFP दे दोगे, रट्टा मार लो। क्रायो के अंदर फैक्टर 8, 13 वन एविलेबल फैक्टर होते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में फैक्टर 9 वैसे सारे ही होते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के अंदर। 25-year-old ग्रेविड टू पैरा ज़ीरो और एक अबॉर्शन हो चुका है, ओके। उसका BP ज़्यादा है और प्रोटीन यूरिया भी है, डैट मीन्स दिस द प्रीक्लैम्शिया, और प्रीक्लैम्शिया का रिस्क फैक्टर क्या होता है, प्रीक्लैम्शिया इज मोर कॉमन इन प्राइमरी ग्रेविडा बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर इज के previous history of preeclampsia in a twin gestation diamniotic और मोनोजाइकोटिक। देखो जो मोनोजाइकोटिक प्रेगनेंसी होती है ना उसमें एक ही कॉम्प्लिकेशन होती है भाई, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियर सिंड्रोम, क्लियर, सही हो गया। तो उसमें रट्टा मार लेना, जिसमें एक ट्विन में ओलिगोहाइड्रोमियास होता है, जो रेसिपिएंट ट्विन है उसमें पॉलीहाइड्रोमियास हो जाता है, एक ट्विन में एनीमिया होता है, दूसरे में पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, और ये मोनोजाइकोटिक प्रेगनेंसी में आपको देखने को मिलता होता है, सही हो गया। तो ये क्या कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है, डायग्नोसिस इज 22 ट्रांसफियन सिंड्रोम, लेकिन हुआ क्या, IUGR ऑफ सेकंड। तो नॉर्मली एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 5 से लेकर 25 होता है, 5 से कम हो तो ये ओलिगोहाइड्रोमियास, 25 से ज़्यादा हो तो ये पॉलीहाइड्रोमियास। तो एक बात रट्टा मार लेना कि ये 22 ट्रांसफियन सिंड्रोम है, ये क्या कह रहे हैं, अच्छा, इन अबव केस फर्स्ट बेबी हैज़ नॉर्मल AFI, ओके 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 ओके, माजरत, अच्छा, सही सही सही। अच्छा, 22 ट्रांसफिगन सिंड्रोम क्यों नहीं है, तो उसमें आपको एक का एमनियोटिक फ्लूइड कम होना चाहिए, दूसरे का बढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें दूसरे का तो नॉर्मल आता है, दूसरे की IUGR हो चुकी है, ओके, वेरी ट्रिकी MCQ, आई नो। इस MCQ ने बहुत सारों को रुलाया होगा, लेकिन टेंशन और जो MCQ मुश्किल होते हैं उनके नंबर कट जाते हैं। 20-year-old फीमेल पेशेंट जिसको एक्नी है, वेट गेन है और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, मुझे लगता है गायनी वाले पेपर में अगर PCOS का सवाल ना आए तो ये पेपर हो ही नहीं सकता, ठीक है। कंफर्मेशन के लिए क्या करवा लोगे, ओके, विच आर द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन कंफर्म द डायग्नोसिस, आई थिंक द बेस्ट आंसर शुड बी द अल्ट्रासाउंड, क्लियर, अल्ट्रासाउंड। लेकिन फर्स्ट टेस्ट इज हार्मोनल प्रोफाइल, तो ये मिस्टेक लग रही है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैटरनल DNA होता है और दैट इज़ वाई कि जो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस होती है वो ऑलवेज फ्रॉम मदर टू ऑल चिल्ड्रन, क्लियर, और ये सर्कुलर DNA आपको देखने को मिलता होता है। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ पुरपुरल सेप्सिस, आंसर इज E. coli है, क्लियर, लेकिन फिर भी हम सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। सबसे ज़्यादा होते हैं मिक्स्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर वो ऑप्शन में ना हो तो ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकस, अगर वो भी ना हो तो ग्राम नेगेटिव E. coli या ग्राम नेगेटिव रोड, लास्ट में बैक्टीरियोइड की तरफ आते हैं। एक पेशेंट जिसको राइट साइड स्ट्रोक था 1 साल पहले, अब उसको लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस हो चुकी है अपर और लोअर लिम्ब की, एसोसिएटेड विद हाइपर रिफ्लेक्सिया, ओके, हाइपर रिफ्लेक्सिया। तो इन शॉर्ट स्ट्रोक में हाइपर रिफ्लेक्सिया क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, पहले उसको राइट का था अब उसको लेफ्ट का हो गया है, तो अनफॉर्चुनेटली इसकी दोनों साइड की बॉडी चली गई है। बस ये रट्टा मार देना, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के अंदर क्या होता है कि आपको हाइपरटोनिया, हाइपर रिफ्लेक्सिया देखने को मिलता है, दिस इज कॉज्ड बाय स्ट्रोक। एक पेशेंट को फटीग है, वेट गेन है, कोल्ड इंटॉलरेंस है, कॉन्स्टिपेशन है, ड्राई आइज है, कितने हिंट दोगे हाइपोथायरॉयडिज्म के, T4 T3 का लेवल्स कम है, TSH का लेवल ज़्यादा है, तो ये प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है, ईजीएस्ट MCQ। पेशेंट प्रेजेंट विद टिंगलिंग, देखो जब भी टिंगलिंग नंबरेंस आ जाए तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी में होता है, पेशेंट को डिप्लोपिया है, विजुअल डिस्टर्बेंस भी है, तो ये CNS का डीमाइलिनेशन डिजीज़ है विच इज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और CNS की माइलिनेशन ओलिगोडेंड्रोसाइट करते हैं, PNS की श्वान सेल्स करते हैं, और PNS का डिजीज़ कौन सा होता है, GBS, ओके, GBS का ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस भी बनता है। यंग गर्ल जिसको ब्लिस्टर एक्सट्रीमिटीज़ में, तो ब्लिस्टर में या बर्न्स में आपको सीरस एक्सुडेट आपको देखने को मिलता है, और पस वगैरह में आपको देखने को मिलता होता है। मैं दो चीज़ों का मिक्स क्यों करो,
सीरस इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, जबकि पस में या एब्सेस में आपको एक्सुडेटिव इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। यंग फीमेल जिसका बायलैटरल ओवेरियन मैस है, जिसमें हेयर, टीथ, स्किन, सेबेशियस ग्लैंड है, तो ये देखने को मिलती है टेराटोमा के अंदर, जिसमें तीनों जर्म लेयर आ जाती है। एंड द मेजोर सिस्टिक टेराटोमा इज कॉल्ड डर्मोइड सिस्ट। ओके, डर्मोइड सिस्ट। नेक्स्ट इज एक पर्सन जिसने 1 लीटर ब्लड लॉस कर दिया है, यानी उसका प्री लॉट कम हो चुका है, तो उसकी बॉडी में क्या चेंजेस होगी? वीनस रिटर्न कम होने की वजह से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन चलेगी। क्लियर? सही हो गया। तो ये हो गया, पेपर ख़त्म।